मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग पीएमएमसी पढ़े थे। पीएमएमसी का मतलब था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी का फुल फॉर्म था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मैंने आपको बताया था कि पीएमएमसी जो होता है वो हमेशा डीसी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? डीसी पे वर्क करता है। और जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा एसी पे वर्क करते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मतलब दो चीज़ों के से मिलकर बना हुआ है, एक परमानेंट मैग्नेट से और दूसरी इसमें कॉइल जो होगी वो मूविंग होगी। सही है। तो ये किस पे वर्क करेगा? डीसी पे वर्क करेगा। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क कर रहा था। किस पे वर्क कर रहा था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता ही है कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर रखते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, तो ये वाली उंगली जो होगी वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी, ये फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी, और ये जो थंब है वो या तो मोशन को बताएगा या फोर्स को डेडिकेट करेगा। ठीक है, इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर रहे थे, और फाइंड करके हम ये देख रहे थे कि जो उसमें फ्लक्स था वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा था। मैंने आपको डायग्राम बता के समझाया था कि बीच में एक आयरन कोर लगा हुआ था जिसके दोनों साइड नॉर्थ और साउथ पोल थे। दो स्प्रिंग का मैंने यूज किया था, एक ऊपर और एक नीचे, और उसे घूमने के लिए हमने एक जेल बियरिंग बनाया था जो किसी सरफेस जैसे होता है ना कि किसी चीज पे कोई मतलब जैसे एक सपोर्ट चाहिए होता है, घूमने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है, उसी तरह इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक जेल बियरिंग लगाया था। और जब हम देख रहे थे कि जब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे थे तो टॉर्क की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन जो थी वो कुछ ऐसे इंडिकेट हो रही थी, ऐसे मूव कर रही थी। इस तरह से मूव करने के कारण मतलब क्लॉकवाइज मूव करने के कारण यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ था, स्पिंडल में मूवमेंट आ रही थी। स्प्रिंग जो है वो स्पिंडल के अकॉर्डिंग सिकुड़ता है और छोड़ता है। ये क्या करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? स्प्रिंग करता है। तो जब स्प्रिंग में जब कंट्रोलिंग टॉर्क को वो कंट्रोल कर रहा था और स्पिंडल जो थी उसमें मूवमेंट आ रही थी जिससे कि पॉइंटर में मूवमेंट आ रहा था, और वहां पर हमें रीडिंग शो हो जा रहा था कि क्या कितनी रीडिंग आ रही है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पीएमएमसी वर्क कर रहा था। जो वहां पे स्केल थी वो किस पॉइंट की थी? यूनिफॉर्म स्केल थी। यूनिफॉर्म स्केल थी। सही है। देखिए, आपका क्वेश्चन जो होता है, आपका क्वेश्चन पेपर वो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे यही 3-4 पॉइंट पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट आपका वर्किंग समझना और कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जेल बेयरिंग क्यों होता है, स्पिंडल कहाँ लगा होता है, स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है। और उसके बाद जब तक आप इसके बेस को नहीं समझेंगे, जब तक इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन नहीं समझेंगे, हो सकता है कि ये पॉइंट्स आप अगर नहीं समझे तो भूल जाएं, वरना डायरेक्ट आपको 5 पॉइंट लिखवा दे। अगर पूछेगा पीएमएमसी तो वही पूछेगा, आपसे डायग्राम वो बनवा ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को याद करने के लिए आपको थ्योरेटिकल समझना जरूरी होता है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझते हैं। ये 3-4 पॉइंट थे जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेगर। मेगर मेगर क्या होता है? देखिए, मेगर भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस को मापने का काम करता है। अब देखिए, बात ये है कि डीसी का इंसुलेशन कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि डीसी जो होती है वो आरएमएस वैल्यू पे वर्क करेगी, और एसी का इंसुलेशन कुछ और होगा क्योंकि एसी जो है वो पीक वैल्यू पे वर्क करेगी। तो दोनों के इंसुलेशन में फर्क होता है। बट हम ये कह सकते हैं कि मेगर जो होता है वो
इंसुलेशन रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? टू मेजर द insulation resistance to measure the insulation resistance इंसुलेशन आप लोग समझ ही गए होंगे, अभी हम आपको समझाएंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि मेजर का काम क्या है? ये या तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापेगा या फिर हाई रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम, मेगा ओम के टर्म में नापेगा ये। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन टर्म ऑफ मेगा ओम, सही है। इसके बाद देखिए ये कितने रेटिंग तक नाप सकता है? ये नापेगा 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2.5 केवी वोल्ट तक। कितने तक नापेगा? 500 किलो वोल्ट है। उसके बाद 1000 वोल्ट, 2.5 किलो वोल्ट, इतने तक हम इसके हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग इसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो कितना? 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और 2.5 ETC। तो आपको मेगर में दो चीजें याद करनी है। सबसे पहले तो आपसे ये रेटिंग पूछ सकता है कि कितने रेटिंग तक मेजर नापेगा, और दूसरी चीज मेगर क्या करेगा? मेगर इंसुलेशन और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई मेरे पास एक पाइप है, ठीक है। ऐसे ये मान लीजिए कि कोई एक पाइप है, इस पे इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही। ये कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, सही है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होती है। तो इस पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम इसको अगर मान लीजिए कि किसी भी हम इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और सोर्स से कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट बहेगी। जब करंट बहेगी, करंट फ्लो होने लगेगी, तो इसको अगर हम ऐसे डायरेक्ट छू देंगे, डायरेक्ट टच कर देंगे, तो हमें शॉक भी लग सकता है। उस शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस पर एक पीवीसी का कवर चढ़ाते हैं। ठीक है, किसका कवर चढ़ाते हैं? पीवीसी का। ये है ना, ये क्या है हमारा? ये है पीवीसी का कवर। और उसके बाद देखिए ये जो बीच का गैप दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेशन कहेंगे। ये बीच के गैप को हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेशन कहेंगे। सही है।
अब ये जब पीवीसी का हम कवर चढ़ा देंगे तो जब हम इसको टच करेंगे तो हम इस कवर को टच करेंगे, यहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुंचेगा। और ये बीच में चूंकि एयर गैप है और इस एयर गैप में जो बीच का गैप इसको हम लोग इंसुलेशन कहेंगे। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू होगा और कंडक्शन नहीं होगा। कब? जब इंसुलेशन का पॉइंट, इंसुलेशन का मतलब है कि हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू होगा, हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू होगा जिससे कि कंडक्शन नहीं होगा, जिससे कंडक्शन नहीं होगा। हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू होने के कारण कंडक्शन नहीं होगा, और कंडक्शन नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेशन। इसका मतलब ये क्या है? इंसुलेशन, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? इसी को इंसुलेशन कहते हैं। ये किसका बना हुआ है? ये एक कॉपर का कंडक्टर है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एक कॉपर का कंडक्टर था जिसको हम लोग किसी भी सोर्स से अगर जोड़ दे और उसमें करंट फ्लो होने लगे और डायरेक्ट टच कर दिया जाए तो वो शॉक भी लग सकता है। उस शॉक से बचने के लिए हम लोग इस पे एक पीवीसी का कवर चढ़ा दिए। ये जब पीवीसी का कवर चढ़ गया तो अब हम इसके टच में नहीं आएंगे, इसको टच करेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हमें शॉक नहीं लगेगा। फिर देखिए, ये जो बीच में गैप आ रहा था इसी को हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या है कि वहां पर उस प्लेस पर बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। हाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू होने के कारण कंडक्शन नहीं होगा, और जब कंडक्शन नहीं होगा तो उसी प्लेस को या उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये इंसुलेशन है। तो और उसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कौन मेजर करेगा? मेगर मेजर करेगा। सही है। देखिए, मेगर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप और एक होता है मैनुअल टाइप। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेगर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप और दूसरा होता है मैनुअल टाइप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप जो होता है वो डिजिटल टाइप होता है, और डिजिटल होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और अगर हम मैनुअल टाइप की बात करें तो ये जो होता है वो हैंड ऑपरेटेड होता है, मतलब कि हमें हाथ से घुमाना होता है। आप अपने प्रैक्टिकल में देखे भी होंगे, हैंड ऑपरेटेड होता है, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो डिजिटल टाइप की कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। इसमें एरर नहीं होता, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है। दूसरी बात ये है कि आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि बताइए मैनुअल टाइप की स्पीड कितनी होगी। तो अगर हम देखें तो मैनुअल टाइप की स्पीड कितनी होती है? 160 आरपीएम। कितनी होती है? 160 आरपीएम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मैनुअल टाइप में मेगर की स्पीड कितनी होगी। तो हम बताएंगे कि मैनुअल टाइप में मेगर की स्पीड जो होती है वो 160 आरपीएम की होती है। सही है। अब देखिए, इसको हम लोग बैटरी से ऑपरेट करते हैं, इसको हैंड से ऑपरेट करते हैं। इसको किससे? बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये बैटरी ऑपरेटेड, और ये जो होता है वो हैंड ऑपरेटेड होता है। तो हैंड ऑपरेटेड होने की वजह से इसमें एरर ज़्यादा होते हैं जिससे कि एक्यूरेसी कम हो जाती है। और ये बैटरी से ऑपरेटेड होगा, मतलब डिजिटल टाइप होगा। तो डिजिटल टाइप होने के कारण इससे इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। सही है। इसकी स्पीड पूछी गई, स्पीड कितनी होती है? 160 आरपीएम होती है। और देखिए, इसमें स्केल जो होता है वो एक तरफ इनफाइनाइट होता है और दूसरी तरफ 0 होता है। अगर हम इसकी स्केल की बात करेंगे तो कुछ ऐसा स्केल होगा, मतलब यहाँ पर ऐसे है ना, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, यानी कि इनफाइनाइट होगी, और यहाँ की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब देखिए, बात ये है कि कब वैल्यू इनफाइनाइट होती है और कब वैल्यू
जीरो होती है। तो अगर हम मेगर से काफ़ी सारे टेस्ट भी करते हैं, अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो ओपन सर्किट टेस्ट करते टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई होगी, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो उस समय मेगर जो होता है वो इन्फिनिटी शो करता है। देखिए किस तरह से, टेस्टिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टेस्टिंग तो सबसे पहली टेस्टिंग हम लोग करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही हाई हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए कि कोई भी एक सर्किट है, अगर वो क्लोज नहीं होगा तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो अगर वो ओपन है तो करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो अगर करंट की वैल्यू मिनिमम है तो उतनी ही रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो हम कहेंगे कि मेगर जो होगा वो इन्फिनिटी दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी शो करेगा। और जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब करंट की वैल्यू बहुत ही हाई हो जाए। तो अगर करंट की वैल्यू हाई होगी तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हम कह सकते हैं कि मेगर जो होगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, जीरो। तो मेगर जो होगा वो जीरो प्रदर्शित करेगा। सही है। तो हम इससे दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग इंसुलेशन टेस्ट भी करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इंसुलेशन टेस्ट भी करते हैं। इंसुलेशन का मतलब आपको पता ही है, और आपको पता है कि अगर जब मेगर में दो वायर निकले होते हैं, उन वायर को एक को हम यहाँ पे टच कराएंगे, मतलब कि इंसुलेशन पे टच कराएंगे, और एक दूसरा, तो उस समय क्या होगा कि कितना रेजिस्टेंस है उस इंसुलेशन का वो कौन बताएगा, मेगर बता देगा। इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर आपसे ऑप्शन में दे करके पूछे कि बताइए हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को कौन निकाल सकता है, कौन मतलब फाइंड करता है, और उसमें चार ऑप्शन दिया, मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, पीएमएमसी, मेगर, गैल्वेनोमीटर, कुछ भी दिया आपको कोई मतलब नहीं है, वहां पे आंसर जो होगा वो मेगर ही होगा, क्योंकि मेगर ही होता है जो मेगा ओम के टर्म में रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और कोई भी मेगा ओम के टर्म्स में रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता है। सही है। तो ये था हमारा मेगर। अब देखिए इसका यूज क्या क्या है। यूज आपको पता है कि बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर हम लोग यूज देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसका, बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को, बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सही है। जब ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग बनती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वहां पे हम वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर करेंगे, मेगर से। वायर या केबल का इंसुलेशन ज्ञात करने के लिए वायर या केबल का इंसुलेशन, वायर या केबल का इंसुलेशन ज्ञात करने के लिए सही है, वायर या केबल का इंसुलेशन ज्ञात करने के लिए, और अर्थिंग मेजर करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मेगर यूज करते हैं। अर्थिंग मेजर करने के लिए, अर्थिंग मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि अर्थिंग भी ये मेजर करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, वायर या केबल का इंसुलेशन ज्ञात करने के लिए।
तो अगर हम ओवरऑल आपको बताएं तो मेजर जो होता है वो दो टाइप का हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप और मैनुअल टाइप। इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, डिजिटल टाइप होता है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। मैनुअल टाइप हैंड ऑपरेटेड होता है, इस कारण से इसकी एक्यूरेसी कम होती है और इसकी स्पीड जो होती है वो 160 आरपीएम तक होती है। अगर आप लोग टेस्ट की बात करेंगे तो मेजर जो होता है वो ओपन सर्किट टेस्ट करता है। अगर ओपन सर्किट टेस्ट करेगा तो उस टाइम में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है और हाई होने के कारण मेजर जो होता है वो इनफाइनाइट प्रदर्शित करता है। अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है और कम होने के कारण मेजर जो होता है वो 0 प्रदर्शित करता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसुलेशन टेस्ट भी करता है और हाई रेजिस्टेंस भी टेस्ट करता है। इसके बाद यूज देखा जाए तो ये वायरिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, वायर या केबल का इंसुलेशन ज्ञात करेंगे हम यहाँ से, और अर्थिंग को भी मेजर कर सकता है। सिर्फ एक मेगर ही होता है जो मेगा ओम के टर्म में हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने का काम करता है। सही है, ये था हमारा मेगर। अब देखिए मैंने आपको बताया तो नहीं था, अब इसके आगे हम लोग सीटी और पीटी पढ़ेंगे। तो सीटी और पीटी जो होता है वो करंट, इन दोनों को मिलाकर हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दो चीजें आई, एक सीटी आया एक पीटी आया। इसी को हम लोग करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं। करंट कॉइल जो होता है वो करंट को मेजर करेगा, हाई करंट की वैल्यू को मेजर करेगा, और पोटेंशियल कॉइल जो होगा वो हाई वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करेगा। सही है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीटी एंड पीटी होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।